हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नर्सिंग करंट प्रैक्टिकल में। सो टुडे विल डू द नर्सिंग एमसीक्यूज विच इज important फॉर ऑल कमिंग nursing exams. So please do like and share and subscribe my channel. So first question is, if the incisional area of an abdominal surgery is weak, what is the possible to happen when abdominal muscle contract and increase intra-abdominal pressure? Incisional area of abdominal surgery is weak. सर्जरी के बाद जहाँ पे इंसिजन आया था वहाँ वो एरिया वीक हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टिश्यू। सो पूछा है व्हाट इज द पॉसिबल टू हैपन, क्या हो सकता है व्हेन एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट और इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। ऑप्शन ए एविसरेशन, ऑप्शन बी dehiscence, ऑप्शन सी लैसिरेशन एंड ऑप्शन डी shearing. सो राइट आंसर इज dehiscence. अगर इंसिजनल एरिया में प्रेशर आता है या एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होती है एब्डोमिनल मसल का तो dehiscence हो सकता है। ऐसी दो तरीके की कॉम्प्लिकेशन होता है, एक तो dehiscence होती है, एक एविसरेशन होता है। dehiscence में जो इंसिजन सूचर जो किया था वो ओपन हो जाता है, प्लस लेकिन इसका जो सीथ है रेक्टल सीथ वो इंटैक्ट रहती है या अंदर का टिश्यू बाहर नहीं आता है। दैट इज dehiscence कि जहाँ पे सूचरिंग किया था इंसिजनल एरिया वो ओपन हो गया, स्किन और फैट अलग हो गया, लेकिन अभी तक रेक्टल सीट जो है वो इंटैक्ट है, विसरल ऑर्गन बाहर नहीं आया है। दैट इज हो गया dehiscence. एक सेम कॉम्प्लिकेशन होता है एविसरेशन। एविसरेशन में सेम होता है, स्किन सूचरिंग खुल गया, फैट भी खुल जाता है उसमें, प्लस रेक्टस जो सीट होती है वो ब्रेक डाउन होके अंदर का विसरल ऑर्गन, जैसे ये इंटेस्टाइन, विसरल ऑर्गन बाहर की तरफ प्रोट्रूड होता है। दैट इज कॉल्ड evisceration. Visceration is visceral organ. So that is evisceration. Next question is, surgically creating an opening into an organ or space in the body by a sharp instrument is known as. सर्जिकली कोई भी ओपनिंग क्रिएट करना बॉडी में फ्रॉम द शार्प इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए लेसिरेशन, ऑप्शन बी एब्रेशन, ऑप्शन सी पंक्चर एंड ऑप्शन 4 इंसिजन. सो राइट आंसर इज इंसिजन. सर्जिकली क्रिएटिंग एन ओपनिंग into an organ is called with a sharp instrument is called incision. For example, this is a incision with the help of scalpel जो सर्जिकली ओपनिंग किया जाता है. नेक्स्ट इज द इन्फ्लेमेटरी एंड एक्सुडेटिव प्रोसेस फेज ऑफ वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर. इन्फ्लेमेटरी और जिसको एक्सुडेटिव फेज ऑफ इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं वुंड हीलिंग का, वो कितने दिन के लिए रहता है? ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन 2 1 to 4 days, ऑप्शन 3 21 days to a month एंड ऑप्शन डी 5 to 20 days. सो राइट आंसर इज बी 1 to 4 days. 1 से 4 दिन तक रहता है इन्फ्लेमेटरी और एक्सुडेटिव फेज ऑफ फॉर वुंड हीलिंग. सो देर आर 3 फेज ऑफ वुंड हीलिंग. फर्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी, second proliferative and 3 is remolding. So this is inflammatory. जैसे ही चोट लगती है, कोई इंजरी होता है, वैसल ब्रेकडाउन हो गया, तो यहीं पे सारी चीज़ें आके इकट्ठा होने लगती है, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज, मतलब यहाँ क्लोटिंग फैक्टर्स, सारी चीज़ें यहाँ इकट्ठा होने लग जाती हैं और हीलिंग शुरू कर देती हैं. इनका इकट्ठा होने से यहाँ पे थोड़ा इन्फ्लामेशन होता है, मतलब रेडनेस होती है, दर्द होता है. सो दैट इज 1 to 4 days. ये जो प्रोसेस होता है 1 to 4 days तक चलता है. उसके बाद होती है प्रोलिफरेटिव. जब इन्होंने इसको इंटैक्ट कर दिया, इस वाली स्किन यहाँ जो ब्रेक डाउन हुआ था इसको इंटैक्ट कर दिया, तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे स्प्रेड होने लग जाता है और स्वेलिंग भी कम हो जाती है, रेडनेस भी कम हो जाती है. दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज. जो मैक्रो, यहाँ पे सिर्फ मैक्रोफेजेस एंड प्लेटिलेट होंगे अभी. उसके बाद आती है रीमोल्डिंग. रीमोल्डिंग
तो काफ़ी लंबा टाइम ले लेती है। जैसे जो स्कार बनता है दैट टेक अ लॉन्ग टाइम। सो दिस इज द कि सब यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा एक्सेप्ट इरेथ्रोसाइट एंड केराटिनोसाइट, सब अपने अपने काम पे वापस चले गए, बट रीमोल्डिंग अभी भी यहाँ पे चल रहा है। मतलब पहले जैसा स्किन डिवाइडेशन, क्योंकि हमारी स्किन में कोई भी कट होता है तो फिर वो अपना रीमोल्डिंग खुद ही कर लेती है, लेकिन वो टाइम लेती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीमोल्डिंग। So there are three processes of wound healing: inflammatory, proliferative and remolding. Next, for first process in wound healing, जो हमें अभी पढ़ा था, wound healing का first process क्या होता है? Inflammatory। लेकिन inflammatory में भी सबसे पहले क्या इकट्ठा होता है? Option A, collagen fibrin will form. Option 2, granular tissue will appear. Option 3, intestinal healing will takes place. And option 4, neutrophil line the wound edges. सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है इन वुंड हीलिंग और इन इंफ्लेमेटरी फेज? तो सबसे पहले होता है हीमियोस्टेसिस। ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल लाइन द वुंड एज। वुंड एज न्यूट्रोफिल आके यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाते हैं वेसल के पास, तो दैट इज ऑप्शन 4। हीमियोस्टेसिस होगा सबसे पहले। ब्लीडिंग, हमारी बॉडी ब्लीडिंग को कंट्रोल करेगी कि ताकि ज़्यादा ब्लीड ना हो। सो सबसे पहले हीमियोस्टेसिस, और जो फिर ठीक होने के जो प्रोसेस है, हीलिंग के जो प्रोसेस है, दैट इज इन्फ्लामेटरी, प्रोलिफरेटिव एंड रीमोल्डिंग। तो जो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दैट इज न्यूट्रोफिल्स। जैसे ही चोट लगी बॉडी ने मैसेज भेजा और न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए, सारे न्यूट्रोफिल्स आके यहाँ पे इकट्ठे हो गए। बॉडी ने साइड बाय साइड हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया कि ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाए अभी के अभी। सो दैट इज अ प्रोसेस। नेक्स्ट, मैकेनिज्म बिहाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन के पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्यों होती है एक्यूट इन्फ्लामेशन? ऑप्शन ए, रेडनेस एंड पेन। ऑप्शन 2, पैनसाइटोपिनिया। ऑप्शन 3, vasodilation and increase vascular permeability. ऑप्शन 4, spongy bone marrow. सो एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है बेसिकली, कैसे शुरू होती है? ऑप्शन सी, vasodilation and increase permeability। जैसे ही कट लगा कोई भी, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंजरी हुई, यहाँ पे स्किन ब्रेक डाउन हुआ, गोज टू द इनसाइड द स्किन, तो वेजो डायलेशन होता है। सबसे पहले वेजो डायलेशन, यहाँ की जो वेसल्स होती हैं दैट बिकम डायलेटेड एंड इंक्रीज, और वहाँ पे वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ब्लड वहाँ पे सर्कुलेशन जो होता है वो ज़्यादा होने लग जाता है। और यहाँ आसपास जैसे हमने पढ़ा कि सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स आते हैं, उसके बाद लिम्फोसाइड, मैक्रोफेजेस, ये सब आके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं एंड दे रिकॉग्नाइज दी फॉरेन बॉडी। अगर कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको अगर वो अपने आप से कर सकते हैं तो उसको इंगल्फ करके और फिर वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं थ्रू फैगोसाइटिस, लेकिन अगर कोई बड़ा फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो वो तो निकालना ही पड़ता है। सो सबसे पहले वेजो डायलेशन होगा, जैसे ही चोट लगा वेजो डायलेट हुआ, वेजो डायलेशन होता है और यहाँ पे सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, सारी जो ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाती हैं, और यहाँ पे जब ये प्रोसेस चलता है तो स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, पेन होता है और वार्म हो जाता है। सो दीज आर दी 4 सिम्टम ऑफ इन्फ्लामेशन ऑल्सो, कि इन्फ्लामेशन के 4 सिम्टम क्या क्या हैं? स्वेलिंग, रेडनेस, पेन एंड वार्म, और एक 5th भी होता है लॉस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट, साइटोकाइन्स आर सिक्रेटेड बाय। साइटोकाइन कौन सिक्रेट करता है? जो ये हमारी इन्फ्लामेशन चलती है बॉडी में, दैट एक्टिवेटेड बाय साइटोकाइन्स। लेकिन साइटोकाइन कौन सिक्रेट करता है? ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिल। ऑप्शन बी, बी लिम्फोसाइट। ऑप्शन सी, एंडोथेलियल सेल। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज
डी, ऑल ऑफ द अबाव. साइटोकाइन आर सिक्रेटेड बाय ऑल ऑफ द अबाव. साइटोकाइन जो इन्फ्लेमेशन को एक्टिवेट करते हैं, मैक्रोफेजेस, ग्रैनुलर टिश्यू जो लिम्फोसाइट होते हैं, फाइब्रो एंडोथेलियल, मास्ट सेल, लिम्फोसाइट, तो ये सारे साइटोकाइन सिक्रेट करते हैं. नेक्स्ट, सीवियर जनरलाइज्ड एडीमा इज कॉल्ड एज. सीवियर जनरलाइज्ड एडीमा को एक टर्म में अगर पूछे तो क्या बोलेंगे? ए मिक्स एडीमा, बी पीटिंग एडीमा, सी एनासार्का एंड डी डिपेंडेंट एडीमा. द राइट आंसर इज एनासार्का. Whole body got swelled, for example in image. So this is a generalized swelling and called anasarca. Next question is diffuse purulent inflammation of a tissue. Diffuse मतलब जो एक जगह पे नहीं है, फैली हुई है. Diffuse and purulent with the pus formation भी है वहाँ पे. टिश्यू का इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए एब्सिस, ऑप्शन बी सेलुलाइटिस, ऑप्शन सी बोल्स एंड ऑप्शन डी अल्सर. सो राइट आंसर इज सेलुलाइटिस. डिफ्यूज प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ अ टिश्यू इज कॉल्ड सेलुलाइटिस. नेक्स्ट, द प्लेजेंटा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम. प्लेजेंटा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? कौन से जर्मिनेटिव मतलब इसका जर्मिनेशन पार्ट कहाँ से है? ऑप्शन ए कोरियन प्रोजोडम, बी डेसिडुअल वेरा, सी डेसिडुअल कैपिलरिस एंड डी मायोकार्डियम. सो ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन ए कोरियन प्रोजोडम. कोरियन प्रोजोडम जो प्लेजेंटा को ओरिजिनेट करती है. सो दिस इज अवर यूट्रस, यूट्राइन कैविटी. इसकी लेयर्स होती हैं कैप्सुलर, डेसिडुआ कैप्सुलरस. डेसिडुआ हमें पता है, यूट्रस जब प्रेग्नेंट स्टेट में होता है तो उसकी एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलते हैं. 3 पार्ट होते हैं इसके, डेसिडुआ पेरिटालिस, डेसिडुआ कैपिलरिस एंड डेसिडुआ बेसिलिस. सो दीज आर द 3 पार्ट. एंड दिस जो यूट्राइन कैविटी में बेबी जो फर्टिलाइज था, जाइगोट था, वहाँ पे जाके इम्बेडेंट होता है. तो ये भी 2-3 पार्ट में डिवाइड होता है, योक सैक एंड दिस कोरियन प्रोटोजम. सो जो कोरियन प्रोटोजम होती है दैट ओरिजिनेट प्लेजेंटा, और योक सैक से बनता है फीटस. दिस इज द एमनियोटिक कैविटी, कोरियन कैविटी. सो बेसिकली हमें क्या देखना है कि ये जो कोरियन प्रोजोडम है, दिस पार्ट दैट सीक्रेट, दैट ओरिजिनेट प्लेजेंटा. योक सैक फीटस बनता है और जो कोरियन प्रोजोडम है दैट ओरिजिनेट प्लेजेंटा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक्स. 12 वीक्स से पहले अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड? ऑप्शन ए सक्शन इवैक्यूएशन, ऑप्शन बी डायलिटेशन एंड क्यूरेटिस, ऑप्शन सी लेमोनियूरिया टेंट एंड ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन. सो राइट आंसर इज डी prostaglandin. Prostaglandin are the safest method to terminate the pregnancy before 12 weeks. So there are 2 prostaglandin. I am just giving example. First is mifepristone and second is misoprost. Commonly used in hospital are misoprost. तो जो मीफीप्रिस्टिन होती है वो कैसे एक्ट करती है? इट एक्ट 3 एक्शन 3 काम करती है ये. एम्ब्रियो डिटैचमेंट, सबसे पहले एम्ब्रियो को डिटैच करती है. देन एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन, यूट्रस की जो लेयर है डेसिडुआ उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करती है. थर्ड इज सर्विक्स सोफन अलाउिंग इट टू द ओपन. सर्विक्स को डेलिकेट जो होता है उसको ओपन करने में हेल्प करती है ताकि वो एक्सपल हो सके जो फीटस मटेरियल है अंदर. मीजोप्रोस्ट जो होती है वो 2 काम करती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करती है वो. एंड सेकेंड इज सर्विक्स सोफन फर्दर, ये भी सर्विक्स को सॉफ्ट करती है और ओपनिंग में हेल्प करती है. सो मीजोप्रोस्ट डू 2 एक्शन.
फर्स्ट इज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड इज सर्विक्स राइपन अलाउिंग फॉर द ओपनिंग। जो मेपेप्रेस्टिन थी वो 3 काम करती है, एम्ब्रियो डिटैचमेंट, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन एंड ओपनिंग ऑफ सर्विक्स। ये इसका एक्शन भी है, कैसे कैसे एक्ट करती है ये। जो मेफिप्रिस्टिन होती है वो प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है यहाँ पे, प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लॉक कर देती है। और जो मीजोप्रोस्ट होती है दैट प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है। तो दोनों का एक्शन अलग है, बट बोथ आर प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ। फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है प्रेगनेंसी में, वो क्यों होता है, व्हाट इज अ रीजन फॉर इट। ऑप्शन ए इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ऑप्शन बी डिक्रीज डाइटरी इनटेक, ऑप्शन सी डिक्रीज इरेथ्रोपोइसिस एंड डी ऑप्शन डी इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन डिमांड ऑन दी मदर लीवर। जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, सो बॉडी डिमांड भी बढ़ जाती है आयरन का, इसीलिए फिजियोलॉजिकल अनीमिया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो हमें 15 mg आयरन पर डेली लेना चाहिए, 15 mg आयरन पर डे। फिर वो कितना एब्जॉर्ब होता है, कैसे कैसे कौन सी ऑर्गन में कितना चाहिए होता है, सो ये आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं। प्रेग्नेंट स्टेट में और प्रेग्नेंट में भी अगर अर्ली प्रेगनेंसी है उसमें आयरन अब्जॉर्प्शन अलग होता है, आयरन डिमांड अलग होती है, और जो लास्ट प्रेगनेंसी लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें आयरन का डिमांड अलग अलग होता है। सो दीज आर द सम फैक्टर्स जहाँ पे आयरन की ज़रूरत होती है। कैसे कैसे होता है, जैसे ब्लड में मान लो 1 mg का बताया गया है, 1 mg पर लीटर आयरन में कैसे कैसे बॉडी एक्ट काम करती है। वो एम्ब्रियो को भी भेजती है यहाँ से इरेथ्रोपोइसिस में, इरेथ्रोपोइसिस के लिए भी हेल्प करती है, प्लस अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो मैक्रोफेजेस के लिए भी ज़रूरी है, लीवर के पास भी भेजना होता है, इंटेस्टाइन में भी जाता है। सो दीज आर दी कॉमन स्प्रेडनेस की कैसे कैसे आयरन अर्ली प्रेगनेंसी में डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में। अगर लेट प्रेगनेंसी इट्स लास्ट ट्राइमेस्टर है तो उसमें प्लेजेंटा को भी एक्स्ट्रा आयरन चाहिए होता है और फीटस को भी। सो इसीलिए बॉडी को एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत होती है एट इन प्रेगनेंसी, स्पेशली इन लास्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट इज ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कौन सा ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी नहीं है? ऑप्शन ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी प्लेजेंटा इंटीरियर, ऑप्शन सी प्लेजेंटा प्रीविया एंड ऑप्शन डी एक्लेम्सिया। So right answer is D. According to these complication, these emergencies, एक्लेम्सिया को हम यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बाकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेजेंटा इंटीरियर, प्लेजेंटा प्रीविया, 3 आर ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी। हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्लेम्सिया इज नॉट अ ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी। ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी क्या होती हैं? दीज आर दी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन दैट अकर इन प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग एंड आफ्टर लेबर एंड डिलीवरी। जो प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग आफ्टर लेबर या डिलीवरी के टाइम पे ऐसी सिचुएशन, ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो लाइफ थ्रेटनिंग है, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी। द मेन इमरजेंसीज इंक्लूड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्राइन इन्वर्जन, एपिक्टल शॉक, cord prolapse, amniotic fluid embolism and postpartum hemorrhage। इसमें एक्लेम्सिया का नाम नहीं है। एक्लेम्सिया की पॉसिबल साइन क्या हो सकते हैं? सीवियर हेडेक, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, नोजिया वोमिटिंग, ट्रबल पीइंग, एब्डोमिनल पेन, ब्लड विजन एंड स्वेलिंग ऑफ द एंकल। दीज आर द अलार्मिंग साइन फॉर एक्लेम्सिया, लेकिन इसको ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ए वुमन डिलीवर दिस मॉर्निंग बिकॉज दिस इज हर फर्स्ट चाइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट।
वुमेन जिसका फर्स्ट डिलीवरी प्राइमी है, फर्स्ट बेबी डिलीवर किया है, तो इस टाइम पे व्हाट इज द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट गोल टू डू एज ए नर्स? ऑप्शन ए अर्ली डिस्चार्ज फॉर मदर एंड बेबी, बी रैपिड अडॉप्शन टू रोल ऑफ पेरेंट्स, ऑप्शन सी इफेक्टिव एजुकेशन फॉर पेरेंट्स बोथ पेरेंट्स, and option D minimal need for expression of negative feelings. So right answer is option C effective education of both the parents. दोनों पेरेंट्स को आपको एजुकेट करना है रिगार्डिंग द बेबी केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन और जो भी हेल्थ एजुकेशन देते हैं रिगार्डिंग हाइजीन वगैरह वो सारा। नेक्स्ट इज ग्रेविडा डिनोट्स। ग्रेविडा क्या डिनोट करता है? ऑप्शन ए प्रेग्नेंट स्टेट, ऑप्शन बी प्रीवियस प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी प्रेगनेंसी एट द स्टेज ऑफ 30 एंड अबव, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। So right answer is A pregnant state. Gravida denotes pregnant state. So these are the some definition. Gravida a pregnant woman, this refer to any pregnancy regardless of duration. इसका duration से कोई मतलब नहीं है, कितना viability period वगैरह कुछ नहीं है, अगर pregnant है that is called gravida. Para a woman who has delivered a viable young, not necessarily living at birth. Para is used with numeral to designate the number of pregnancy that have resulted in a birth of viable offspring. अगर 28 वीक्स जिसको वाइबिलिटी पीरियड मानते हैं वो क्रॉस कर लिया तो वो पैरा में आ जाता है, ताकि उससे नहीं होता कि वो लिविंग है या नॉन मतलब डेड हो गया बाद में, सो वो दैट इज डिनोट टू पैरा. Nulli gravida, a woman who has never been pregnant, so that is called nulli gravida. Nulli para, a woman who has not delivered a child reached viability, that is called nulli para. Primi gravida, a woman pregnant for the first time, and primi para, a woman who has delivered child after the age of viability, that is primary para. Next, द साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस. फीटल डिस्ट्रेस के क्या क्या साइन हो सकते हैं? ऑप्शन ए फीटल हार्ट साउंड इरेगुलर, ऑप्शन बी मेकोनियम स्टेन लाइकर, ऑप्शन सी फीटल हार्ट साउंड लेस देन 120 per minute, and option D all of the above. So right answer is all of the above. Fetal heart sound irregular, meconium strain liquor, and fetal heart rate less than 120 per minute, all factor related to fetal distress. अगर इसमें से कुछ भी प्रेजेंट है तो दैट इज अलार्मिंग, शुड कंसिडर फॉर फीटल हार्ट डिस्ट्रेस. सॉरी, हार्ट नहीं, ओनली फीटल डिस्ट्रेस. So this is a normal anatomy, this is fetal distress anatomy. In normal anatomy the fetus in oxygen जाता है इन द लंग्स एंड ट्रेकिया, एंड एल्वोलाई को अगर जूम करते हैं तो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है एंड इज गोज टू द होल बॉडी. अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो ऑक्सीजन के साथ साथ मेकोनियम भी उसने एस्पिरेट कर लिया, इनहेल कर लिया. एस्पिरेट नहीं बोलेंगे, हाँ एस्पिरेट ही बोलेंगे. सो दिस इज नॉर्मल एनाटमी, दिस इज फीटल डिस्ट्रेस एनाटमी. नॉर्मल एनाटमी में फीटस टेक्स ऑक्सीजन, इट्स गोज टू द लंग्स एंड ट्रेकिया, एल्वोलाई में एक्सचेंज होता है एंड गोज टू द बॉडी. इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर, नॉर्मल एनाटमी. अगर मेकोनियम भी है फीटल डिस्ट्रेस वाली में क्या होता है, मेकोनियम भी एस्पिरेट हो गया है लंग्स में अलोंग विद ऑक्सीजन, और यहाँ पे सेडिमेंट हो गया है एल्वोलाई में. एल्वोलाई में सेडिमेंट होने के बाद यहाँ का एक तो एक्सचेंज जो प्रोसेस चल रहा था ऑक्सीजन का वो कम हो जाता है, प्लस मेकोनियम एक्टिवेट दी इन्फेक्शन ऑल्सो, बॉडी में इन्फेक्शन भी होता है. सो दिस इज द मेकोनियम स्टेन्ड कॉम्प्लिकेशन, सो लीड्स टू फीटल डिस्ट्रेस. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम. थैंक यू.